के विद्रोह हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले 1857 के विद्रोह को हम सबसे पहले देखेंगे 1857 का विद्रोह के कारण। 1857 का विद्रोह जो है पहला ऐसा विद्रोह था जो अखिल भारतीय स्तर पर हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1857 से पहले विद्रोह नहीं हुए, 1857 से पहले भी विद्रोह हुए, लेकिन वो क्षेत्रीय लेवल पर हुए, उनको दबा दिया गया। तो एक तरीके से हम देखेंगे कि जो है 1757 से लेकर के 1857 के बीच जो भारत की जनता के मन में जो आक्रोश गुस्सा पनप रहा था, वो अचानक 1857 के विद्रोह में फूटा और यह विद्रोह अचानक जो अखिल भारतीय स्तर पर इसका प्रभाव देखा गया। शुरुआत में ऐसा माना जाता है कि ये इसका प्रभाव उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत पर था, लेकिन नई शोधों से ये पता चला है कि ये न सिर्फ उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत में इसका प्रसार देखा गया, बल्कि दक्षिण और उत्तर पूर्व में भी इसका प्रसार देखा गया। ठीक है, अगर हम इसके स्वरूप की बात करें, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह से जो है ज़्यादा था और राष्ट्रीय विद्रोह से कम था। ये प्रश्न हमेशा से कहीं न कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार पूछा गया, 2018 के PCS की मुख्य परीक्षा में पूछा गया था, IAS में भी पूछा गया था, अलग कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह से ज़्यादा है और जो है इससे कम है, राष्ट्रीय विद्रोह से कम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1857 का जो विद्रोह है ये विवादास्पद मुद्दा है। ठीक है, तो विवादास्पद क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है कि पहला तो ये है कि जिन लोगों ने भी 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखा है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के लिखा है। दूसरा ये है कि यहाँ पर सोर्स का अभाव है, यानी जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो विद्रोहियों ने पकड़े जाने के डर से सारे साक्ष्यों को जला दिया। ठीक है, इसलिए साक्ष्यों का अभाव है। ठीक है, जो इतिहास लिखा जाता है हमें किस पर निर्भर रहना पड़ता है, सरकारी अवलेखाकार पर, राष्ट्रीय अवलेखाकार पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए 1857 का विद्रोह एक विवादास्पद है। इसे सिपाही विद्रोह से लेकर के हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र राष्ट्रीय विद्रोह तक इसको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कहा। जैसे अगर हम बात करें ज़्यादातर जो सरकारी इतिहासकार जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, जिसमें सीले, ट्रेवेलियन, लॉरेंस, के मानेसन, इस सब का ये मानना है कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह। ठीक है, और सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ऐसा वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपनी कमजोरी को छुपाना चाहते हैं। क्योंकि उनका क्वेश्चन मार्क हो सकता था कि आपके रहते हुए 1857 का विद्रोह कैसे हुआ। तो क्या 1857 के विद्रोह में सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है, तो क्या ये सैनिक विद्रोह है? कैसे सैनिक विद्रोह, कैसे सैनिक विद्रोह कहेंगे, बताइए। पूरी तरीके से सैनिक विद्रोह नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है सैनिक विद्रोह पूरी तरीके से, बताओ। क्योंकि इसमें राजा महाराजाओं ने भी भाग लिया। हाँ, क्योंकि इसमें राजा महाराजाओं ने भाग लिया, कहीं कहीं जनताओं ने भाग लिया था। अगर सिर्फ सैनिक विद्रोह होता तो क्या होता, सिर्फ सैनिक ही भाग लेते, लेकिन सैनिक के इतर अन्य वर्गों ने भी इसमें हिस्सेदारी की। इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकल रहा है, ये सैनिक विद्रोह से ज्यादा है। सैनिक विद्रोह सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं है, सैनिक विद्रोह से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार इसे किसकी संज्ञा देते हैं, स्वतंत्रता राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं। जैसे BD सावरकर है, ठीक है, अशोक मेहता है, ठीक है, डिजरायली है। तो बहुत सारे इतिहासकार इसे किसकी बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह है। तो क्या है राष्ट्रीय विद्रोह था, बताइए। राष्ट्रीय विद्रोह था नहीं। क्यों नहीं था राष्ट्रीय विद्रोह, क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे ना अपने अपने जो होते हैं, अगर ये राष्ट्रीय विद्रोह होता तो जो है इसमें जनता भाग लेती, नवोदित मध्यम वर्ग, जो नया मध्यम वर्ग आया था वो भाग लेता, लेकिन जनता ने भाग नहीं लिया। राजा महाराजा थे वो अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। ठीक है, और जो है लॉर्ड कैनिंग ने उस समय कहा था कि अगर ग्वालियर का सिंधिया अगर अंग्रेजों के साथ जो है विद्रोहियों के साथ हो जाता तो हमें यहीं से जाना पड़ता। ठीक है, लेकिन राजा महाराजे जो थे वो किसके साथ खड़े थे, जो है जमींदारों के साथ। ठीक है, और विद्रोह की कोई विद्रोह करने की प्लान तरीके से जो है विद्रोह की कोई योजना नहीं थी, कोई कार्यक्रम नहीं था। हर एक जो है विद्रोही अपने अपने निहित स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के जो है लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी। ठीक है, इसलिए हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय विद्रोह।
ठीक है। जैसे कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम कहा है, किसने कहा कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था? आउटरम और टेलर, इन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। लेकिन हमने ये देखा है कि 1857 विद्रोह में मुस्लिमों की भागीदारी रही, लेकिन मुस्लिमों की भागीदारी के साथ साथ हिंदू कुलीनों की बहुत भागीदारी रही, ठीक है, जिसमें नाना साहब तात्या टोपे हिंदू कुलीनों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ हम इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम भी नहीं कह सकते, ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सभ्यता बर्बरता के बीच संघर्ष था। कौन सा इतिहासकार कहता है सभ्यता बर्बरता के बीच संघर्ष था? एल.आर. रीच, ठीक है। कौन कहता है? रीच कहते हैं कि सभ्यता, तो क्या है सभ्यता बर्बरता के बीच संघर्ष था? ये बात ठीक है कि कुछ समय के लिए जो है विद्रोहियों ने कुछ बर्बरता दिखाई थी, लेकिन हम संपूर्ण ब्रिटिश काल पर दृष्टिपात करें तो हमें पता चलता है कि इससे ज्यादा बर्बरता तो जो है अंग्रेजों ने भारतीयों पर दिखाई थी। तो हम इसे सभ्यता बर्बरता के बीच में संघर्ष नहीं मान सकते, ठीक है। तो फिर कंक्लूजन के तौर पर हम यही कहेंगे कि 1857 का विद्रोह पूर्व में हुए विद्रोह से अलग था, क्योंकि पूर्व में जो विद्रोह हुए वो क्षेत्रीय लेवल पर हुए थे। यह पहला ऐसा विद्रोह था जो अखिल भारतीय स्तर पर हुआ था। साथ ही साथ एक विद्रोही की अपील पर दूसरा विद्रोही प्रभावित हो रहा था। अगर वो दूसरे से प्रभावित हो रहा है तो इसका मतलब वो उससे जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है तो वो एक राष्ट्र होता है। हम इसे पूरी तरीके से आधुनिक राष्ट्रवाद न कहें तो प्री नेशनलिज्म या आरंभिक राष्ट्रवाद इसे हम जरूर कह सकते हैं। आगे चल करके विभिन्न घटनाओं विभिन्न विचारों से क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए ये आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय। ये हमने स्वरूप पर चर्चा की, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके प्रभाव पर, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 भारत के इतिहास में एक निर्णायक घटना थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक निर्णायक घटना थी, एक टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री का। तो कैसे था टर्निंग पॉइंट? इतिहास में निर्णायक घटना कैसी थी कि एक नया मोड़ लेता है भारत 1857 के बाद। क्या लेता है? एक नया मोड़ लेता है 1857 के बाद, ठीक है। हमने देखा है कि 1857 के बाद ही धीरे धीरे भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास होता चला जा रहा है। धीरे धीरे लोग आधुनिक राजनीति को समझने लगे थे, और आगे चल करके हमने ये देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में निर्णायक घटना कैसे है? क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद बड़े लेवल पर, व्यापक लेवल पर बहुत सारे परिवर्तन देखे। सबसे पहला परिवर्तन जो प्रभाव था वो क्या पड़ा? सबसे पहला प्रभाव तो यही पड़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन ने पूरा शासन भारत का अपने हाथ में ले दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भंग कर दिया गया। एक भारत सचिव का पद बनाया गया, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल बना, ठीक है। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा आई, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि जो संधि समझौते ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राजा महाराजों ने किए थे वो भी अब भी अक्षुण्ण रहेंगे, ठीक है। इसी और आगे, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि राजा महाराजा की स्थिति कैसी हो गई थी? सामंतों की तरह हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो है आगे जो है किसानों के सुधार के लिए कदम उठाए गए, ठीक है। 1867 में कौन सा कानून लाया गया? रैयतवाड़ी कानून लाया गया, ठीक। साथ ही साथ अंग्रेजों ने मित्रों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि राजा महाराजे हैं वो एक जो है स्वाभाविक प्रतिनिधि है जनता की, इसलिए उनसे मित्रता की नीति शुरू कर दी। 1857 में विद्रोह उन्होंने तरंग विरोध का काम किया, ठीक है। इसके अलावा जो है हम ये देखते हैं कि आगे आपका प्रभाव में अगला जो प्रभाव है वो ये है कि ये देखा गया कि जो सैनिक सुधार किए गए, सेना में जो सुधार किया गया वो क्या किया गया कि यूरोपीय सैनिकों का रेशियो बढ़ाया गया, ठीक है, और उसको भारतीय सेनाओं के साथ बैलेंस किया गया। तो खाना जो है यूरोपीय सेना के नियंत्रण में रखा गया। सेना को जाति और इसके आधार पर बांटने की कोशिश की गई। यह कोशिश की गई कि जो है सेना में राष्ट्रवाद न पनपे। साथ ही साथ जो है ये कहा गया कि जो क्षेत्र राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अगर जो क्षेत्र राजनीतिक रूप से जागरूक हैं, वहाँ से सेना में भर्ती न की, ठीक है। साथ ही साथ आगे हम देखेंगे जो प्रभाव है इसमें ये भी है कि जो इसके बाद अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति शुरू कर दी, बांट फूट डालो शासन की नीति शुरू कर दी, ठीक है। तो ये बड़े लेवल पर प्रभाव देखेंगे। यही से आगे चल करके धीरे धीरे आधुनिक राजनीति का, आधुनिक राष्ट्रवाद का, इसका धीरे धीरे
अयोध्या होने लगा और भारत में नियमित तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 से हुई थी। तो ये प्रभाव है, या हम ये कह सकते हैं कि 1857 के बाद जो है 1857 विद्रोह के बाद जो है भारत में जो क्या था, एक निर्णायक घटना थी, यहाँ से बहुत सारे परिवर्तन देखे। अब हम बात करेंगे इसके महत्व की। इसका महत्व क्या है, 1857 विद्रोह का महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व क्या है, ये एक कहावत आपने सुनी होगी का, ये बात ठीक है कि 1857 विद्रोह हुआ और असफल हो गया, लेकिन असफल होने के बावजूद भी 1857 के विद्रोह का एक व्यापक बड़े लेवल पर महत्व है। जैसे कि कहावत सुनी होगी कि जो है जीवित सीरत से ज्यादा ताकतवर कौन सिद्ध हुआ, मृत सीरत से सिद्ध हुआ। ठीक है, ये बात ठीक है कि 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन 1857 में विद्रोह की विरासत को नहीं दबाया। ठीक है, वो विरासत क्या थी, हिंदू मुस्लिम एकता की विरासत। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता। जब भी 20वीं सदी के आरंभ में हमने ये देखा कि जो प्रगतिशील राष्ट्रवादी लोग आए, वो कहाँ से प्रेरणा ले रहे थे, वो प्रेरणा ले रहे थे 1857 के विद्रोह से। साथ ही साथ हमने ये देखा है कि जो है बहुत सारे क्रांतिकारी विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, अपने राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से क्रांतिकारी संस्थाएं चला रहे थे। तो वो भी जो प्रेरणा ले रहे थे वो कहाँ से ले रहे थे, 1857 के विद्रोह से ही जो प्रेरणा ले। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि 1857 विद्रोह दबा दिया गया था, लेकिन उसकी विरासत को नहीं दबाया जा सका था। ठीक है, जब 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तो ये एक तरीके भूमि पर लकीर नहीं खींची थी, बल्कि दो संप्रदायों के जो है दिलों पर लकीर खींच दी गई थी। और हम ये कह सकते हैं कि ये उस विरासत को दर्शाता है कि जब साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदुस्तानी सभ्यता संघर्ष कर